नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 जून को अलीगंज इलाके में एक अग्निकांड होता है। अब इस तरह की दोबारा कोई घटना प्रदेश में ना हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर जांच कर रही एसआईटी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। एसआईटी की सिफारिश पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। अलीगंज अग्निकांड के बाद से सरकार ने लगातार अग्नि और विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक बदलाव करने का खाका तैयार किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक एसओपी तैयार की गई, जिससे पूरे प्रदेश में लागू किया जाना है। नई व्यवस्था के तहत इमारतों की सुरक्षा को लेकर नई तकनीक और जोखिम आधारित अग्नि सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे खतरों की पहचान करके हादसे होने से रोके जा सके। ये घटना घटने के बाद पहली बार हो रहा है जब इस तरीके का सुरक्षा खाका तैयार हो रहा है। बाकायदा उस पर रिसर्च की गई है और सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। फिलहाल जो सुझाव सरकार के पास पहुंचे हैं वो किस तरीके के हैं, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग्स की सुरक्षा के लिए नई एसओपी तैयार की गई है। इस एसओपी में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। जो नई एसओपी तैयार की गई है उसमें फायर सेफ्टी एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस सेंटर तैयार किया जाएगा। हर बिल्डिंग का डिजिटल सुरक्षा प्रोफाइल बनाया जाएगा। हर बिल्डिंग की रियल टाइम में निगरानी हो सकेगी। किस समय किस बिल्डिंग में क्या स्थिति है, यह रियल टाइम से पता चलेगा। जनसंख्या घनत्व और ट्रैफिक की मॉनिटरिंग भी साथ साथ की जाएगी। कई विभागों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा जाएगा। अग्निशमन विभाग के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। यूपीसीएल के सभी पुराने आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा। विद्युत सुरक्षा निदेशालय और दूसरे विभाग से भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जो सेंटर होगा वहां पर सारे रिकॉर्ड रखे जाएंगे। भवन स्वीकृति, भूमि उपयोग और फायर एनओसी तैयार की जाएगी। विद्युत सुरक्षा की मंजूरी, निरीक्षण रिपोर्ट भी इसमें शामिल होगी। बिजली पानी कनेक्शन का भी रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। फायर सर्विस डेफिशिएंट जोन में नए फायर स्टेशन भी तैयार किए जाएंगे। जहां पर नहीं है वहां नए खोले जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इसका खाका है। आज डेटा का जमाना है, तो हर विभाग से जो भी संबंधित विभाग हैं आंकड़े जुटाए जाएंगे, उनका एनालिसिस होगा और उस एनालिसिस के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग विभागों में कहां क्या कम है, क्या होना चाहिए, इस तरह की एक तैयारी की जाएगी। इसके बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए इस बात का ख्याल किया जाएगा कि उस बिल्डिंग में वर्तमान समय में क्या स्थिति है। हादसे रोकने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। यह भी इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है। अब किस तरीके का यानी रिस्पॉन्स टाइम किस तरीके, वो 3 महीने में स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रॉपर्टी सर्वे के लिए एजेंसी का पैनल बनाया जाएगा। 3 महीने में नगर निगम एक पोर्टल तैयार करेगा। नगर पालिका को बीएफएस एआईसी पोर्टल बनाना होगा। 3 से 12 महीने में सभी संपत्तियों का सर्वे कंप्लीट किया जाएगा। सभी पोर्टल्स पर हाई रिस्क बिल्डिंग्स चिन्हित की जाएंगी।
जहां आंदोलन ज्यादा है और हाई डेंसिटी है। 12 से 24 महीने में सभी बिल्डिंग्स पोर्टल पर दिखाई देंगी। 12 से 24 महीने में ही प्रवर्तन विभाग कार्रवाई भी करेगा, यानी अतिक्रमण हटाने का काम। 3 महीने में स्टेट लेवल कमेटी का गठन करने के बाद ये सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। इसमें बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके के नियम कायदे कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस तरीके के सुझाव यहां दिए जा रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कल सुबह जब सूरज उगेगा तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी होंगी। इसमें अधिकतम समय सीमा जो तय की गई है वो 2 साल है। तो उस लिहाज से क्या इसकी ड्यूरेशन घट सकती है, क्या ये काम और तेजी के साथ में हो सकता है? निजी संस्थाओं का जिस तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही गई है, क्या वहां पर फेयर इनफ रिपोर्ट्स होंगी? सरकार के विभाग अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं? ये सवाल इसमें अभी भी रह जाते हैं। प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में नई कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी जाहिर सी बात है कि एम्पावर्ड होगी, हाई पावर्ड होगी और जिस तरीके की चीजें चाहिए एसओपी के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति इसके अंतर्गत गठित की जाएगी। समिति की अध्यक्षता प्रमुख सचिव गृह करेंगे। समिति में अग्निशमन सेवाओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के एक्सपर्ट भी इस समिति का हिस्सा होंगे। नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यूपीपीसीएल विद्युत सुरक्षा निदेशालय के लोग भी इस कमेटी में मेंबर होंगे। आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग से भी लोग शामिल होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग विभाग से भी इस कमेटी में प्रतिनिधि मौजूद होंगे। नगर निकाय के प्रतिनिधि भी समिति में शामिल होंगे। यानी जितने लोगों का, जितने विभागों का इसमें सम्मिलन किया गया है, जिन जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, ये मीटिंग ही ना खेलें, इंप्लीमेंट होकर के चीजें बेहतर हों, क्योंकि ये जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। इस बात का भी ऐसे सदस्य जो इस समिति का हिस्सा होंगे उन्हें ध्यान रखना होगा। बिल्डिंग्स का जियो टैगिंग भी किया जाएगा। इसके लिए भी एक सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के आधार पर जो सारी चीजें सामने आएंगी उसको रखा जाएगा। सभी बिल्डिंग्स का जियो टैग सर्वे कराने के पीछे मकसद यही है कि एग्जैक्ट जगह पता चल सके कि कहां क्या हो रहा है। विकास प्राधिकरण की संपत्तियों का भी सर्वे किया जाएगा। यह ज्यादा आसान होता है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बनस्पत। नगर निकाय की संपत्तियों का भी सर्वे किया जाएगा ताकि कहां किस तरीके का अतिक्रमण है इस बात का पता चल सके। आवासीय व्यावसायिक भवनों का भी सर्वे किया जाएगा ताकि जिस घर में लोग रहते हैं या जिस जगह पर व्यवसाय करते हैं वहां पे भी एनालिसिस हो सके। औद्योगिक संस्थान भी इस सर्वे में शामिल किए जाएंगे। हर बिल्डिंग को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। गैर पंजीकृत भवनों की पहचान करके उन पर एक्शन होगा। बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है। पूरा डेटा बीएफएस एआईसी प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। इस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अगला चरण जो है वो है गंभीर परिस्थितियों में संयुक्त निरीक्षण का। अगर कोई हाइपोथेटिकल या बहुत इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो उस समय पर क्या स्थिति होगी इसको भी जानना जरूरी है। सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े खतरों पर विशेष निगरानी तंत्र बिठाया जाएगा ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटा जाए। कई विभागों की संयुक्त निरीक्षण टीम भेजी जाएगी ताकि एक से ज्यादा लोगों को यह पता हो कि किस जगह पर क्या स्थिति है। निरीक्षण समिति स्वतंत्र अग्नि सुरक्षा ऑडिट करेगी, यानी अलग अलग विभाग के लोग अपनी तरह से इस चीज का आकलन करेंगे। विद्युत सुरक्षा ऑडिट और जोखिम का भी मूल्यांकन होगा।
जीआईएस मैपिंग और बिल्डिंग के एग्जिट की रिपोर्ट बनेगी। एग्जिट पॉइंट किस तरीके से हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षण में थर्ड पार्टी एजेंसियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद विभागीय कार्रवाई होगी। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी उसके बाद ये तय होगा कि किस तरीके की स्थितियां किस जगह पर बनी है। हर विभाग 3 महीने में अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगा। इंडिविजुअल स्टेटस पर 3 महीने के भीतर आपको अपनी रिपोर्ट देनी है ताकि उन चीजों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और फिलहाल जो समय सीमा अपनी तरह से तैयार की गई है उसका अनुपालन हो सके। डिजिटल सुरक्षा प्रोफाइल में क्या क्या शामिल किया गया है यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। बिल्डिंग का पूरा विवरण इस डिजिटल प्रोफाइल में मौजूद होगा। संरचनात्मक सुरक्षा का रिकॉर्ड भी मौजूद रहेगा, यानी एक तरीके से ओपन मैपिंग होगी। अग्नि सुरक्षा से जुड़े प्रमाण पत्र निरीक्षण रिपोर्ट भी इसके साथ में जोड़ी जाएगी। भूकंप रोधी मानकों का पालन करने का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। लिफ्ट, बिजली और गैस जैसी सुविधाओं की भी जांच की जाएगी। आपातकालीन निकास का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। समय समय पर जो निरीक्षण होंगे उसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। बिल्डिंग की मरम्मत और रखरखाव का भी रिकॉर्ड शामिल किया जाएगा। बिल्डिंग की सेफ्टी को लेकर संबंधित विभागों की मंजूरी जरूरी होगी। बिल्डिंग का पूरा विवरण एक साथ मौजूद रहेगा, तो इस लिहाज से हर बिल्डिंग को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर के साथ में ट्रैक करना आसान होगा। अब इस डिजिटल सुरक्षा प्रोफाइल के फायदे किस तरीके से होंगे ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों पर भी काम किया गया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि भवनों की सुरक्षा की निगरानी आसान हो, दुर्घटनाओं और आगजनी की स्थिति में घटनाएं रोकी जा सकें। प्रशासन के पास इमारतों की रिपोर्ट मौजूद रहेगी, लिहाजा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, इमरजेंसी गेट, ये सारी चीजें प्रशासन को पता होंगी। हादसे पर तुरंत पूरी जानकारी दी जा सकेगी। पहले से रिपोर्ट होने पर हादसे रोकने में आसानी होगी। भवन मालिकों को समय पर नोटिस जारी किए जाएंगे। सुरक्षा मानकों का पालन कराने के लिए ये नोटिसेस तामील की जाएंगी। खरीद बिक्री, किराए के समय बिल्डिंग्स की रिपोर्ट देखी जाएगी, क्योंकि कई बार बिल्डिंग में अंदर से परिवर्तन किए जाते हैं। बिल्डिंग की सुरक्षा संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे ये पूरी प्रक्रिया आसान होगी और किसी आपात स्थिति में नियंत्रण पाना या आपात स्थिति से निपटने के लिए जो जरूरी साधन संसाधन है उनको मैनेज करना बेहतर और बेहतर किया जा सकता है अगर इस तरीके की चीजों का अनुपालन वास्तव में हो। नई एसओपी की जरूरत क्यों पड़ी है यह भी हमें समझने की जरूरत है। नई एसओपी जो तैयार हुई है इसके तहत बिल्डिंग के हादसे रोके जा सकते हैं। मौजूदा नियमों में कई बदलावों की सख्त जरूरत है। कई नियम ऐसे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर हैं। अब पुरानी और जर्जर इमारतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई इमारतें 100, 150 साल पुरानी है। ऐसे में इन बिल्डिंग्स की जांच बेहद जरूरी है और जांच होने के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उससे बिल्डिंग्स की जांच और उनकी मरम्मत का काम आसान हो सकेगा। ये बात भी इस एसओपी के तहत पूरी होगी। अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर एक्शन जरूरी है, इसलिए भी इस एसओपी की जरूरत है। बिना स्वीकृति या मानकों के विपरीत बिल्डिंग्स बनाने की प्रक्रिया तेज हुई है। नई एसओपी जवाबदेही तय करने में काफी मददगार साबित होगी। नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट की कमी को दूर किया जा सकेगा। कई इमारतों का वर्षों तक तकनीकी निरीक्षण होता ही नहीं है।
इस लिहाज से भी कई विभागों के बीच समन्वय का भी अभाव है। नगर निगम विकास प्राधिकरण के बीच तालमेल बना रहे, यह भी जरूरी है। इसीलिए इस नई एसओपी की जरूरत है। फायर विभाग और बिजली विभाग के बीच भी बेहतर तालमेल हो, इसलिए भी इसकी जरूरत है। आपदा के समय त्वरित कार्रवाई से जान बचाई जा सकेंगी। जो नई गाइडलाइंस हैं, हादसा होने पर कौन अधिकारी क्या करेगा, ये पहले से तय किया जा सकता है। नई एसओपी के तहत जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। बिल्डर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सबकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। सोसाइटी और सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। तेजी से बन रही बहुमंजिला इमारतों की निगरानी जरूरी है। अक्सर घटनाएं ऐसी जगहों पर भी देखने को मिली हैं। आधुनिक सुरक्षा मानकों की नियमित मॉनिटरिंग से हादसे रुकने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस लिहाज से ये सारी चीजें आने वाले कल को बेहतर बनाने की दिशा में हमारे और आपके भीतर एक उम्मीद जगाती हैं। अब नई एसओपी से किस तरीके के लाभ होने वाले हैं समाज को, ये भी हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से ये गाइडलाइंस, ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आग लगने के बाद आग फैलने का जो समय है और जितने लोग उस जगह पे हैं, ऐसी जोखिम वाली इमारतों की समय रहते पहचान की जा सकेगी। साथ ही समय पर उन्हें मरम्मत की जरूरत है या खाली कराने की जरूरत है, यह भी तय किया जा सकेगा। अवैध निर्माण प्रभावी तरीके से उस पर रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाए जा सकेंगे। हादसों में कमी और जनहानि की रोकथाम संभव होगी। निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाएगी। आम आदमी का भवन सुरक्षा पर भरोसा बढ़ सकेगा। रेगुलर निरीक्षण और मॉनिटरिंग से हादसे रोके जा सकेंगे। नई एसओपी से अब जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी पहले से तय होगी। अगर नई एसओपी के तहत पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने का जो प्रयास है वो संभव होता है, तो हादसों को रोकने में काफी मदद मिलेगी और लोगों की जान सुरक्षित रहेगी किसी भी आपात स्थिति में। आमतौर पर जब कोई घटना होती है हम उससे सबक नहीं लेते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में हुई एक घटना से सरकार ने सबक लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने सबक लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन के परिवार के लोग भी ऐसी किसी बिल्डिंग में हो सकते हैं जो किसी समय दुर्घटना का शिकार हो। लिहाजा चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, प्रदेश का कोई भी नागरिक हो, अगर इस तरीके की गाइडलाइंस अमली जामा पहनती हैं, विभागों के बीच में कम से कम एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है और ऐसे हादसों को रोकने में उत्तर प्रदेश सफलता हासिल करता है, तो ये पूरे देश के लिए एक मानक जैसी स्थिति होगी, जो अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन किसी हादसे को अगर रोक नहीं सकता तो हादसा होने के बाद उससे सबक लेकर ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रयास जरूर कर सकता है। लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट यही है, चाहे कुछ भी सरकार कर ले, चाहे कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन कर ले, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति में किसी भी स्तर पर लालच, बेईमानी या फिर अपने काम के प्रति गंभीरता में कमी होगी तो इस तरीके के हादसे निश्चित हैं। लिहाजा जो काम हम कर रहे हैं उस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दें, ये सबसे जरूरी है, ताकि ये राष्ट्र मजबूत बना रहे, इस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की जान कम से कम ऐसे हादसों से
न जाए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हंगामा और बवाल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से बंदूक के सहारे प्रदर्शन को रोकने की जो कोशिश हो रही है, वो कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई और मामला अब बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आग भड़क उठी है, जिसने शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना के आजाद कश्मीर वाले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। रावलकोट में एक विशाल रैली में जेएएसी के नेता सरदार अमन खान ने खुलेआम गरजते हुए कहा कि यह कोई आजाद या विवादित इलाका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाई गई गुलाम जमीन है और हम पाकिस्तानी सेना का दमन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने खुली चुनौती दे दी है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ एक ही तरीका है, बंदूक से निकली हुई गोली। बंदूक चली, गोलियां निकली, 6 लोग मौत की नींद सो गए। यह उस इलाके का हाल है जहां पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है जमाने से। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में विरोध प्रदर्शन का लगातार दौर चल रहा है। बहुत तेजी से बगावत की आग बढ़ती जा रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। बगावत को रोकना पाकिस्तान के बस से बाहर है। न सरकार की सुन रहे हैं, न सेना से डर रहे हैं। आंदोलनकारी नेता सरदार अमन खान का हल्ला बोल है इस समय पाकिस्तानी हुकूमत पर, पाकिस्तानी सेना पर। प्रदर्शनकारियों ने पीओके को पाकिस्तान का अवैध कब्जा बताया है उस इलाके का। पीओके को पाकिस्तान की कब्जाई हुई जमीन पीओके के लोग अब कह रहे हैं। पीओके को लेकर पाकिस्तान के दावे की हवा निकल चुकी है, क्योंकि जब किसी इलाके के लोग ही उसकी बात को खारिज करने लगे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एजेंडा अब पीओके के लोग ही एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है और पूरी दुनिया इस तमाशे को देख रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। ये पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के काबू करने से काबू हो नहीं रहा है। वजह जिस तरीके की हैं वो और भी हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान में जो कश्मीर का इलाका पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी सरकार ने कब्जा करके रखा है, उसकी स्थिति किस तरीके की है। पीओके में हंगामा और ये बवाल क्यों है, ये बात भी बहुत जरूरी है हमें समझना। पीओके के रावलकोट शहर में प्रदर्शन हुआ। ईदगाह मैदान में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। विरोध प्रदर्शन में 80,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। ये कोई मामूली गिनती नहीं है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हंगामा हुआ। कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को सीधी चुनौती दी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो गुलामी के साए में जी रहे हैं। पीओके प्रदर्शनकारियों ने आर पार की लड़ाई का प्लान भी बना लिया है। पाकिस्तान से पूरी तरह रिश्ता खत्म करने की बात अब हो रही है। कमेटी ने लोगों से भी आंदोलन में समर्थन की अपील की है। प्रदर्शनकारियों पर जब गोली चलाई गई तो यह आंदोलन और ज्यादा भड़क गया। अब जाहिर सी बात है कि इस भड़के हुए आंदोलन के बाद पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार इसे और कुचलने का काम करेगी, क्योंकि बातचीत का जो दौर होना चाहिए या ऐसे मसलों को हल करने के लिए जो काबिलियत चाहिए, वो ना तो पाकिस्तानी आर्मी में है और ना पाकिस्तान की सरकार में। पीओके के प्रदर्शन में आखिर क्या क्या हुआ था, ये बात भी हमारे लिए समझना जरूरी है। इस प्रदर्शन में रावलकोट में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसी समय न्यू बस टर्मिनल के पास
जो प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका नहीं बल्कि हमला किया। प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच तेज झड़प हुई। पाकिस्तानी फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग खोल दी और इसी फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया। लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा था, उसकी वजह से पीओके में हंगामा जो पहले से बरपा हुआ था वो और ज्यादा तेज हो गया। बर्बर कार्रवाई से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक तो सरकार खाने पीने की चीजों पर, बिजली के दाम, इन सब चीजों पर बेतहाशा बढ़ोतरी कर रही है, जिससे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोग परेशान हैं। अब जिस तरीके की स्थिति है उसको देखते हुए ये और ज्यादा विभत्स स्थिति पहुंच गई है। अब सिर्फ इतनी ही जगह पर बात नहीं रुकी है, अमेरिका तक पीओके की आवाज पहुंच रही है। अमेरिका तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, उसका पहुंचना अपने आप में पाकिस्तान के लिए भी एक गंभीर चेतावनी की तरह ही है, क्योंकि निश्चित रूप से अब इसमें अमेरिका अपनी दखल जरूर करेगा। हिंसा से पहले अमेरिका में प्रदर्शनकारी जुटे, वॉशिंगटन में जुटे पीओके के कई नागरिकों ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा। व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अपनी बात को रखने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पीओके के असली हालात मीडिया और वहां मौजूद लोगों के सामने रखे। बिगड़ते हालात के बारे में पूरी दुनिया को पीओके के लोग ही बता रहे हैं। मानवाधिकारों का किस कदर उल्लंघन हो रहा है पीओके में, इस बात का जिक्र अब पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाम की तरफ से यह कोशिश की गई है। साथ साथ दुनिया से अपील की गई है कि इस पूरे मामले में वो दखल दे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीओके की स्थिति पर ध्यान देने की मांग की गई है। ये अमेरिका में जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ से, अब पाकिस्तान के भीतर उसके अलग अलग हिस्सों में किस तरीके की स्थिति है ये भी दुनिया जान रही है। और खास तौर से जो हिस्सा पाकिस्तान का है ही नहीं, जो गलत तरीके से सिर्फ कब्जा करके पाकिस्तान की तरफ से रखा गया है, वो दुनिया के सामने आ रहा है। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके की मांग रखी हैं जिसे पाकिस्तान की सरकार नहीं मान रही है, ये भी आप समझ लीजिए। पीओके के अंदर पाकिस्तान का दखल रोका जाए, सेना और सरकार का जो दखल है वो रोका जाए, ये पीओके में रहने वाले लोगों की मांग है। पाकिस्तानी सेना को नागरिक इलाकों से हटा दिया जाए, ये भी वहां के लोग चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना को पीओके से जल्द हटाया जाए। जिस तरीके की दखलंदाजी सेना वहां के लोगों पर कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निहत्थे नागरिकों पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उनके खिलाफ भी सरकार एक्शन ले। बल प्रयोग करने वाले जवानों पर एफआईआर हो, ये पीओके के लोगों की मांग है जिस पर वो अड़े हुए हैं। पीओके के नागरिकों ने भारत से भी दखल देने की मांग की है। क्या कहना है उनका, ये हम आपको बताते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इंटरनेट शटडाउन का मुद्दा उठाया है, भारत से दखल देने की मांग करते हुए 40 लाख लोगों को प्रभावित होने का आरोप लगाया है। पीओके के लोगों ने भारत से कहा है कि वो इस पूरे मामले में दखल दे। पीओके के लोगों ने उनकी जान बचाने की अपील की है। पीओके में मानवीय राहत पहुंचाने के लिए भी वहां के लोग गुहार लगा रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं। प्रभावित लोगों की मदद के लिए लोगों की भावुक अपील
सामने आई है। पुंछ डोडा सेक्टर के जरिए नियंत्रण रेखा खोलने की भी मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग इस तरह से रखी है ताकि भारत की सीमा में अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो उन्हें घुसने दिया जाए। वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। अब जो बातें भारत के सामने आई हैं, दुनिया के सामने आई हैं, इसके बाद जाहिर सी बात है कि भारत अपनी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी बात तो रखेगा ही। भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। आलोचना करते हुए भारत ने किस तरीके का संदेश पाकिस्तान को दिया है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि पीओके घटनाक्रम के व्यवस्थित शोषण इसे बताया गया है जो कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहा है। पीओके में विरोध प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार बताया है भारत ने। पीओके के लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया है, ये भी भारत का रुख है। पीओके में पाकिस्तान अवैध अतिक्रमण कर चुका है और ज्यादा कर रहा है। इस अतिक्रमण की वजह से ही यह हिस्सा भारत से अलग था। पीओके में पाकिस्तान प्रशासन दमन की नीति अपना रहा है जिससे लोगों की चीख निकल रही है। पीओके पर पूरी दुनिया को आवाज उठानी होगी, ये भारत ने कहा है। पीओके में हो रहे अत्याचार पर भारत बहुत देर तक चुप नहीं बैठेगा, ये भी भारत का रुख है। तो जाहिर सी बात है जिस चीज की जिम्मेदारी सीधे सीधे पाकिस्तान की है और पाकिस्तान में जो भारत का हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, अगर वहां पर इस तरीके की स्थिति है तो निश्चित रूप से भारत अपना दखल देने के लिए विवश भी है और भारत अपना दखल देगा भी जिस तरीके की स्थितियां हैं। अब पीओके में यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हालात हद से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। जो स्थितियां हैं उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। यहां विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों को लेकर बवाल मचा हुआ है। शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए हंगामा तेज हुआ है। आरक्षित 12 सीटों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये सीटें खत्म करना चाहता है पाकिस्तान। प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सेना उतार दी है। पाकिस्तान के दमन के खिलाफ विद्रोह तेज हुआ है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, जैसा हमने आपको बताया, और आने वाले समय में यह प्रदर्शन और तेज हो सकता है। 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव के पहले यह आंदोलन तेज होगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है। 38 सूत्रीय आर्थिक और संवैधानिक मांगों को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। मांगे पूरी ना हुई तो यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हो सकता है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का कहना है। पाकिस्तानी जिस तरीके की स्थितियां बना रहे हैं उसमें गोलीबारी के बीच प्रदर्शनकारियों की जो मांगें सामने आई हैं वो भी हम आपको बताते हैं। 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रदर्शन तेज होगा, जिस तरीके की बात सामने आई है। भारी विरोध और प्रदर्शन साथ ही हिंसक झड़पें इससे पहले हो चुकी हैं। बिजली की भारी कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। आटा और ईंधन जैसी बुनियादी चीजों पर इस इलाके के लोग सब्सिडी चाहते हैं। स्थानीय संसाधनों में पीओके के लोग हिस्सा मांग रहे हैं क्योंकि उनके संसाधनों की लूट बाकी का पाकिस्तान कर रहा है। तो जिस तरीके की स्थितियां हैं वो अब देश दुनिया के सामने है। खुद पाकिस्तान इस चीज को महसूस कर रहा है और पीओके एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पाकिस्तान के हाथ से सारी चीजें
फिसलती हुई दिखाई दे रही हैं। पीओके बनने की टाइमलाइन किस तरीके की रही है, ये भी हम आपको बताते हैं ताकि आप इस बात को बेहतर समझ सकें। 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, ये पश्चिमी पाकिस्तान का इलाका। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से भारत स्वतंत्र हुआ। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायली हमले शुरू किए। 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पर साइन किया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने श्रीनगर में पाकिस्तान से मोर्चा लिया। 1947-48 में ही आजादी के तुरंत बाद पहला भारत पाकिस्तान का यह युद्ध था। कुछ ही दिनों में 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू कर दिया गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र को पाकिस्तानी अधिग्रहित कश्मीर कहा गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। युद्ध विराम के बाद से पीओके में पाकिस्तान का लगातार विरोध होता रहा है। तो इस तरीके से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज से कई दशक पहले बना, आज उसकी जो स्थिति है वो दुनिया देख रही है और जाहिर सी बात है कि भारत का वो इलाका अपने असल से मिलने को बेताब है। मॉनसून के बावजूद देश के 166 प्रमुख जलाशयों में केवल 32.38% पानी ही उपलब्ध है। ये एक बड़ा संकट है। जल संकट से निपटने के लिए केवल जल भंडारण बढ़ाना नहीं बल्कि पानी की बढ़ती मांग को प्रभावी प्रबंधन के जरिए व्यवस्थित करना भी आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और घटती प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के बीच वर्षा जल संचयन, पुनर्चक्रण और स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर देना होगा। मॉनसून शुरू होने के बावजूद अधिकांश बड़े जलाशयों में अभी भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया है। केंद्रीय जल आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के 166 प्रमुख जलाशयों में कुल भंडारण क्षमता का केवल 32.38% पानी ही उपलब्ध है। ये पिछले सप्ताह के 26% की तुलना में कुछ सुधरा हुआ दिखता है, लेकिन अभी भी जलाशय आधे से ज्यादा खाली हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और बढ़ती मांग के बीच देश की जल सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब आप समझिए कि इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बिंदुवार तरीके से इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट बता रही है कि देश के प्रमुख जलाशयों में वाटर लेवल लगातार नीचे गया है, कम है। बरसात का मौसम है लेकिन पानी भर नहीं रहा है। उनमें 166 प्रमुख जलाशय हैं जो क्षमता से कम पानी इस समय अपने भीतर रखे हैं। बड़े जलाशयों में 32.38% पानी ही बचा है। उत्तर भारत में पानी की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है लेकिन संतोषजनक तभी भी नहीं है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में हालात ज्यादा खराब हैं। इस लिहाज से यूपी के 71 बड़े जलाशयों में पानी की क्षमता कम हुई है। यह भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। यूपी के बड़े जलाशयों में 27.7% पानी ही बचा है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जलस्तर काफी चिंताजनक स्थिति में है। मुंबई की झीलों में जलस्तर केवल 10 से 12% तक ही बचा है, जो अपने आप में एक चिंता वाली बात है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इतनी बात और समझ में आ रही है कि हमारा जो पानी को बचाने का कार्यक्रम है वो भी फेल हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग की जो ताजा रिपोर्ट है वो किस आधार पर तैयार की गई है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। भारत में कितना पानी बचा है इस बात को केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट बता रही है। यह भी बता रही है कि कौन कौन से राज्य जल संकट से जूझ रहे हैं या आने वाले समय में जूझने लगेंगे। प्रमुख बांधों की क्या स्थिति है यह भी इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। भूजल गिरावट की रिपोर्ट किस तरीके की है, वो क्या कह रही है, यह भी इसका हिस्सा है।
नदियों की किस तरह की स्थिति है, यह भी केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है। उत्तर प्रदेश में सिमटते जल भंडार की क्या स्थिति है, इस बात को भी आपके लिए जानना जरूरी है। ग्राउंड वाटर का नीचे जाना यह एक गंभीर संकट की स्थिति है जो कि नीचे जा रहा है लगातार। तालाबों की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है। वर्षा जल का कम संचयन होने से भी दिक्कतें बढ़ी हैं, यानी पानी की बचत न करना यह संकट की स्थिति है। बढ़ती आबादी और सिंचाई की मांग से भी जल संकट पैदा हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा भूजल का उपयोग होता है, लेकिन भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए लोगों के भीतर जागरूकता नहीं है। यूपी में खेती की निर्भरता ट्यूबवेल और भूजल पर ही है। नहरें आमतौर पर पानी नहीं पहुंचाती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगातार भूजल स्तर नीचे जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही संकट वाली स्थिति है। उत्तर प्रदेश में बड़े जल स्रोत कौन से हैं, इस बात को भी समझिए। रेहन बांध सोन नदी प्रणाली पर यह आधारित है और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जल स्रोत है। माता टीला बांध, बेतवा नदी इसमें पानी पूरा करती है। नरौरा बैराज, इस बैराज के जरिए भी बड़े इलाके में पानी सप्लाई भी होता है और बिजली भी बनती है। गंगा और यमुना नदी का तंत्र पूरे उत्तर भारत को सींचता है। रेहंद बांध, जैसा हमने आपको बताया कि सोन नदी प्रणाली से ये बना हुआ और बिजली पैदा करने के साथ साथ पानी पूरे इलाके में पहुंचे, इस चीज का इसको सुनिश्चित किया जाता है। अब जल भंडार घटने के मुख्य कारण क्या हैं, इस बात को भी आप समझिए। जो पानी का स्तर लगातार घट रहा है, उसके पीछे की मुख्य वजहें क्या हैं, ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से हमारे यहां जल यानी बरसात के मौसम में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होना, अत्यधिक भूजल का दोहन यानी जमीन से लगातार पानी निकालते जाना, इस संकट बढ़ाता है। धान और गन्ने जैसी फसलें अधिक पानी पीती हैं और इसी वजह से पानी की कमी होती है। तालाब और पारंपरिक जल स्रोतों का जो रखरखाव है, वो स्रोत भी खत्म हो रहे हैं और रखरखाव भी नहीं। शहरीकरण और कंक्रीट बढ़ने से जल संकट लगातार बढ़ा है। जल संरक्षण हमारे और आपके स्वभाव का हिस्सा है ही नहीं। इस वजह से इस तरीके की स्थितियां लगातार बनती जा रही हैं, जहां अब देश प्रदेश पानी की किल्लत से जूझने की नौबत आ गई है। भविष्य की चुनौती और समाधान इस पूरे प्रकरण का किस तरीके से है। अब अगर यही स्थिति रही तो सिंचाई की लागत बढ़ जाएगी, यानी महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि अन्न का उत्पादन ही महंगा होगा। पेयजल का संकट भी बढ़ सकता है। जो आज नलों में पानी बहता छोड़ देते हैं, वो स्थितियां भी गंभीर हैं। नए बोरवेल की गहराई बढ़ेगी, आपको जमीन के अंदर और ज्यादा पाइप डालने होंगे। वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करना ही होगा, वरना ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंचेगी। तालाब और झीलों का पुनर्जीवन करना होगा, उन्हें बचाना होगा, उन तक पानी पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना होगा, हर बूंद का संचयन करना होगा, हर बूंद का इस्तेमाल करना होगा। कम पानी वाली फसलों को भी हमें तवज्जो देनी होगी। अब क्या पता कि एथेनॉल के चक्कर में सब लोग गन्ना ही लगा लें। भूजल दोहन की निगरानी करनी होगी। ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर भूजल का स्तर गिर रहा है तो भूजल का स्तर बढ़े कैसे, इस बात की भी हमें चिंता करनी होगी। भूजल संकट का मुख्य कारण क्या है, यह भी समझिए। ट्यूबवेल से लगातार पानी निकाला जाना,
धरती के भीतर का पानी नीचे जाता है, उसका लेवल घटता है। गन्ना और धान जैसी जो फसलें हैं वो लगातार ज़्यादा पानी मांगती हैं और पानी उसके लिए लगता है, तो जाहिर सी बात है कि खर्च होगा। तालाबों और जल स्रोतों का कम होना ये भी अपने आप में एक बड़ा कारण है। बारिश के पानी का ज़मीन में कम पहुंचना, चूँकि कंक्रीट बना दिया, डामर बना दिया, तो मिट्टी सूख ही नहीं पा रही है, पानी बह के नालियों से और वापस निकल जा रहा है। तेज़ी से बढ़ते शहर और कंक्रीट के क्षेत्र इस समस्या को और ज़्यादा पैना कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भूजल का संकट यानी ज़मीन के भीतर जो पानी मौजूद है, उसकी अगर हमने चिंता नहीं की या अपने तालाब, पोखर और नहरों का इंतज़ाम नहीं किया, सिंचाई के लिए हम लगातार उन्हीं मार्गों पर चलते रहे जो आसान से प्रतीत होते हैं, और बरसाती पानी को अगर हमने बचाने की कोशिश नहीं की, तो ये मान करके चलिए कि भारत आज एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत इस गंभीर संकट से जूझ रहा है। 3 तरफ से घिरा हुआ समुद्र से ये देश अगर बूंद बूंद को तरसे, तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। लिहाजा आप अपने घर में भी जल संचयन का काम कर सकते हैं। आप अपने खेतों में उस तरह की फसलें बो सकते हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, या जिस फसल को भी आप लगा रहे हैं हर बूंद का सही इस्तेमाल हो, इस बात को सुनिश्चित करिए। इसके साथ साथ नहरों के जरिए आपके खेत तक पानी पहुंचे, वो नालियां बने, वो व्यवस्था हो, इस बात को भी हमें सुनिश्चित करना होगा। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। अगर इस बरसाती पानी को, नेचुरल रिसोर्स को हम इकट्ठा कर ले जाते हैं, तो फिर इस संकट से कुछ हद तक हम पार पा लेंगे, ताकि इस देश का वंदन होता रहे, इस राष्ट्र का चिंतन होता रहे। वंदे राष्ट्र।